साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, एक तरफ पूरे भारत में देखेंगे एक गहमा गहमी है। ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व भारत पर नजर गड़ाई हुई है पहलगांव के मामले को लेकर। आज हम बैठे हैं अपने ही क्षेत्र के ऐसी शख्सियत के साथ जो सेना में मजबूती के साथ एक स्तंभ के तौर पर खड़े रहे। कर्नल विजय सिंह हमारे साथ में है। आतंकवाद के खिलाफ भारत खड़ा है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सेना की स्थिति क्या है और सेना अभी जो अटैक कर रही वो कितना संबल से कर रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं द राष्ट्र 11 में। और एक चीज़ जानना है कि आप सेना में रहे और एक लंबे दौर पर एक अच्छे पद पर रहे, कह सकते हैं कर्नल का एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है। कोई ऐसा समय रहा जिस पर आप ने भी मोर्चा संभाला हो? ये मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने बाप का अकेला बेटा होने के बावजूद भी, लोग डरते भी हैं कि हमारा बेटा अकेला है। बहुत बड़ी डर थी खास करके इस इलाके में कि फौज में जाएगा तो मतलब मरने के लिए जाएगा। लेकिन इस भ्रांति को भंग करते हुए मैं फौज में आया और 2 मार्च 1968 में मुझे कमीशन मिला सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर और मैंने जाट रेजिमेंट ज्वाइन किया। जाट रेजिमेंट जो बड़ी कट्टर रेजिमेंट है और बहुत ही पावरफुल लड़ाका रेजिमेंट है। और मेरी जो पलटन थी वो बहुत पुरानी थी। अंग्रेज़ों ने इसको 1795 में रेज किया था, खड़ी किया था इस पलटन को। तब से हमारी पलटन चल रही है। सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए ये था कि बचपन से ही मुझे फौज से बड़ा अट्रैक्शन था, लगाव था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था उसी समय इंडो चाइना की लड़ाई शुरू हुई और उस दौरान मैं एनसीसी में था। तो मैं पुलिस के साथ सिविल डिफेंस में हिस्सा लेता था, रात भर पेट्रोलिंग किया करता था। और तब से मैंने इरादा अपना बना लिया था कि मैं फौज में ही जाऊंगा। पुलिस से के साथ आना जाना पहले से था। एक ललक थी मन में कि देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए कुछ करना है। उसके बाद एनसीसी की वजह से 2-3 बार रिपब्लिक डे परेड में भी मुझे जाना पड़ा दिल्ली। तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त जो फौज में ऑलरेडी कमीशन ले चुके थे, वो मेरा जब इंट्रोडक्शन कराते थे तो कहते थे मिस्टर सो एंड सो हैं। तो मुझे लगा कि मैंने कहीं गलती कर रहा हूँ। घर आके परमिशन ली और मेरा सिलेक्शन हो गया फौज के लिए। आपके पिताजी और माताजी का रिएक्शन क्या रहा उस दौरान? मेरे ग्रैंड मदर थी, माताजी मेरे बचपन में उनकी देहांत हो गया था। पिताजी का भी देहांत बाद में हो गया था। तो मैं एक्चुअली मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर थे। यहाँ गांव की भाषा में बाबा जी और दादी जी, आजी में कहता था उनको। और वो बेचारी शुरू में हिचकिचाई तो जरूर, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि मरना तो ही है। क्या बात है? हाँ, देश के लिए मरना कुछ और बात होती है। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था। ऐसा डर नहीं था कि हमारा नाती है, हमारा वंश एक ही है और हम सेना में भेज रहे हैं? नहीं, कतई नहीं था। यही तो सबसे खास बात थी उनकी। उन्होंने अपना टड़िया पछेला जो गांव में कहते हैं ना, चांदी के गहने के, वो सारा बेच के और मुझे फौज के लिए तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। ये भारत की माताएं हैं। ये मेरा खुशकिस्मती थी कि 1968 में जब मैं कमीशन लेके आया तो मैं फिरोजपुर में अपनी पलटन 4 जाट ज्वाइन किया और उसी दौरान ये लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। तो कौन प्रधानमंत्री रहा उस दौरान? उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो अपनी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब बंगाल के टुकड़े हुए और फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो है वो हमारे चीफ हुआ करते थे। आए थे, हम लोगों से मिले भी थे और अपने भाषण के उनके आखिरी शब्द उनके याद हैं। उन्होंने कहा था, बॉयज, आई वुड लाइक टू मीट यू when you are 150 kilometers inside Pakistan, not before that. And let me remind you
नो थीविंग, नो चीटिंग, नो टचिंग द फीमेल्स। ये उनके आखिरी इंस्ट्रक्शन से देके वो चले गए थे और हुआ भी यही। फाजिलका की बड़ी भयंकर लड़ाई हुई, वो अलग ही एक इतिहास है। हमने अपनी पलटन के करीब 86 जवान जेसीओज और ऑफिसर उस पलटन में, उस लड़ाई में गंवाए। अच्छा, इतने लोग शहीद इतने हुए। शहीद हुए। और मैं चूँकि पलटन का एडिटर था तो मुझे ये गौरव मिला, मेरी ये ड्यूटी थी कि ये सब देखें सब। तो उनको हमने जब सीज़ फायर हुआ तो सबकी लाशें इकट्ठा करके एक बड़ी सी चिता बनाई, उसके ऊपर रख के हमने उनको एक साथ अंतिम संस्कार किया। मतलब और एक साथ, मतलब अलग अलग ले जाने के लिए सुविधाएं भी नहीं रही। ना तो वहाँ कोई सुविधाएं थी, ना ही साधन था। लकड़ी है तो हमने क्या किया, कॉटन की, कपास की छड़ियाँ खेतों में पड़ी रहती थी, उनके बोझ उठा के लाके रखवा के मतलब शहीदों को ये कह सकते हैं कि देश की मतलब लकड़ियां भी नहीं मिली कि उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए उस लकड़ियों के साथ अंतिम संस्कार हो सके, उन्हें जलाया जा सके। एब्सोल्युटली। फौज को ऐसे हालात में काम करना गुजरना पड़ता है। वो तभी की बात नहीं, हमेशा यही होता है कि जहाँ कहीं भी है हमें वहाँ ऐसा कोई संसाधन नहीं। ये तो अब शुरू हो गया है कि लोग बुलाते हैं कॉफिन, उस पर फूल माला चढ़ाते हैं और ये सब बदला धीरे धीरे। ये वाजपेयी जी के टाइम से बदला कि अब लाशें घर वालों तक पहुंचाई जाती। पहले जहाँ शहीद हुआ वहीं से घर वापस नहीं पहुंचता था, कभी नहीं। सिर्फ उनकी राख हम भेजा करते थे। क्या बात है, ये है भारत के शहीद। दूसरी एक सवाल मेरा ये है कि आपका कश्मीर में काफ़ी अनुभव रहा, काफ़ी रहे और वहाँ की माटी, वहाँ के लोगों के बारे में खूब जाना है। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रह रहे हैं, ऐसे में हम अपने घर में दुश्मन को रख रहे हैं तो क्या भारत सुरक्षित रह पाएगा? देखिए, ये कहना तो शायद सही नहीं होगा, ऑल्दो टेक्निकली सही है। वहाँ पे पाकिस्तानी के नाम पे पाकिस्तानी नहीं रह रहे थे, वहाँ पे धर्म के नाम पे मुसलमान रह रहे थे, जिनकी जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान की तरफ। अभी देखेंगे आइडेंटिटी उनकी वेरीफाई हुई है। हाँ, तो लोग निकल कर तमाम संख्या में आ रहे हैं बाहर, जो कि पुराने यहाँ तक 30 साल से यहाँ मुरादाबाद तक आप देखेंगे लोग यहाँ पर ठहरे रहे हैं। यहाँ से एक परिवार 20-22 औरतों का मुरादाबाद में आया आज से 15-20 साल पहले, शादी पाकिस्तान में 500 लोगों का परिवार है और वहाँ 500 परिवार उनका बन गया। तो ये तो राजनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें कि ये सब होता रहा। असुरक्षित किसी ने सपोर्ट किया तब वो यहाँ आए। अगर सपोर्ट शुरू से ही हम अलर्ट होते, सुरक्षा के मद्देनजर बहुत खतरनाक है। स्वाभाविक है कि जब हमारा दुश्मन देश है तो उसके आदमी हमारे घर पर हैं तो सुरक्षा तो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बिल्कुल ठीक। एक सवाल और है कि स्लीपर सेल हमारे अंदर ही बैठे रहते हैं और जब भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया भारत करता है तो सूचना कहीं न कहीं हमारे दुश्मनों तक पहुंचती है, तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे पहचान होगी उसकी? स्लीपर सेल से पहचान तो की जा रही है, हमारी आर्मी बहुत एक्टिव है, स्टेट पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है। यदा उनको हम पहले भी ढूंढ लेते थे स्लीपर सेल को, लेकिन अब उसको बड़े पैमाने पे करना है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा संख्या में और हमारे अंदर आ गए हैं। सिर्फ पाकिस्तानी एलिमेंट ही नहीं, अब ये धार्मिक एक तरह से रूप इसने ले लिया है। तो मुस्लिम है सच, वो मुस्लिम कहीं के भी हो सकते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपके ही घर में वो रह रहे हैं, आपके देखेंगे तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े जाते हैं। जो भारत का कागज़ है, आप देखेंगे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, सब मिल जाता है और रहे वहीं पाकिस्तान के। हाँ, रहे यहाँ रहे हैं, स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। यही हमारी जो एक कमज़ोरी है सहृदयता की, काइंडनेस की, कि हम सोचते हैं ठीक है चलता है। कभी हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आम पब्लिक के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें भी सतर्क रहना है। सिर्फ सिपाही ही सतर्क होकर देश की रक्षा नहीं हर नागरिक को सतर्क रहना है। जिस दिन हमारा हर नागरिक सतर्क,
आप देखिए सारे केसेस जो निकल रहे हैं, हमारे ही लोगों ने उनको यहाँ आमंत्रित किया है, शरण दिया है, खाना खिलाया है, रखा है यहाँ पे, छुपा के रखा है। उनको ये सारे कागजात दिए हैं, ये आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। एक सवाल चौथा मेरा है, कश्मीर से आतंकवादियों का संरक्षण मिलता रहा है क्या? एब्सोल्युटली, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि कश्मीर जब इसका बंटवारा हुआ भारत का, तो एक तरह से डिस्प्यूटेड बना दिया गया था, झगड़े में फंस गया था। उसकी वजह कुछ हमारी राजनीतिक थी, कुछ हिस्सा हमने कश्मीर को पीओके के नाम पर छोड़ दिया, उस पर सख्त एक्शन नहीं लिया। पूरे कश्मीर को हमने अपने कब्जे में नहीं किया जिस तरह से लेना चाहिए था, और इसी वजह से ये समस्या बढ़ती गई और अभी तक चल रही है। भारत जैसे आज के 12 साल पहले चाहेंगे तो कांग्रेस सरकार रही, आज पूरे भारत में भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारों में जो सेना का बल है, पहले ज़्यादा मजबूत था कि आज ज़्यादा मजबूत है? देखिए, ये एक तरह से राजनीतिक सवाल है, और सिपाही जो होता है देश का सिपाही होता है, तो एज ए सोल्जर नहीं, भारत मैं ना तो उनके खिलाफ कुछ कह सकता हूँ पहले की सरकार की, ना मौजूदा सरकार नहीं, के मैं पक्ष में, ताकत लेकिन रहा हूँ। लेकिन अब हम ज़्यादा ताकतवर अपने को महसूस कर रहे हैं। अब इस माहौल में हमें अपने काम करने की आज़ादी ज़्यादा मिली है। पहले हमारे पास दबाव, रिस्ट्रिक्शन बहुत था। देखेंगे कि सिपाहियों पर हमले हो जाते थे तो वार करने की छूट नहीं थी। ऐसे में जब ये सरकार, मैं राजनीतिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिपाही मेरा जो है वो मेरा है, बिल्कुल भारत मेरा है, और वहाँ लड़ने वाला सिपाही के साथ अगर कुछ गलत होता है तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो जो सरकारें हैं, पिछली सरकारों ने अभी जो जितना हम जानते हैं उसमें अपने जो सैनिक हैं उनके हाथ बांध रखे थे। आज इस सरकार में खुली छूट है, एक गोली मारोगे 5 गोली मारेंगे हम। तो दोनों में अंतर कुछ ऐसा दिख रहा है। आपकी क्या राय है कि क्या ऐसा है या सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं? पहली बात तो फौज जो है अपने आप में सिर्फ देश की लॉयल होती है। बिल्कुल। कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है, इससे उससे कोई लेना देना नहीं। सरकारों के नियमों, लेकिन उनके नियमन से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई पिछले इतिहास आप देखिए कि हमने श्रीलंका में चले गए तो कहाँ चले गए, तो उसमें आपको ये आप लोगों को, पत्रकारों को इसके बारे में ज़्यादा पता है, हम उसको अपने मुंह से कहने इसका कोई मतलब नहीं होगा। फिलहाल अभी आज की आपकी फौज बहुत तगड़ी है, ये आप मानते हैं? बहुत तगड़ी है। यहाँ तक कि देखो, अभी परसों किसी बात हो रही थी, 400 हम लोग रिटायर्ड लोग तैयार हैं अभी। 400 अच्छा, ये आपको बता दें कि जो 400 रिटायर्ड हमारे फौजी हैं, जो हमारी शान है, जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो कह सकते हैं कि हमारे देश का गौरव है, वो कहीं न कहीं बंदूक लिए तैनात हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम सेना पे खड़े मिलेंगे। बिल्कुल। ये गर्व होता है हम लोगों को। आज मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों के बीच बैठने का कुछ पल बिताने का मौका मिल रहा है। ये सब फौजी हैं, आप देख सकेंगे भाई साहब भी हैं, आप भाई अपना झोला उठा के अपनी वर्दी रखी है, इन्होंने बूट रखा है, तैनात है। 400 सैनिक जो है कर्नल साहब तैनात है। 400? हाँ, 400। अच्छा, कर्नल साहब के 400 सैनिक तैनात है? भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक 400। वैसे तो जो है बहुत सैनिक है, सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, अभी बूढ़े नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल 16। हमारे कर्नल साहब 16 साल की है। क्या बात है। ये भारत का, आपका शुभ नाम सर? वीर प्रताप सिंह। वीर प्रताप सिंह है। कहाँ नियुक्ति थे इसके पहले? हम श्रीनगर, मेरी जो है 26 साल नौकरी में, 22 साल नौकरी मेरी श्रीनगर की है। अच्छा, श्रीनगर की काफी अनुभव आपका होगा श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर की माने तो क्या महसूस करते हैं आज की सेना जिस तरीके से जवाब दे रही? सेना पहले भी जवाब दी, आज भी जवाब दे रही। हाँ, तो जो अभी पहलगाम पे हुआ अटैक, उसको लेके कहीं न कहीं सेना पूरी तरह पाकिस्तान को निस्तानाबूद करने पर लगी है। बिल्कुल लगी है और कर दिया, और जरूरत पड़ेगा तो और कर देगी। ये है सेना की ताकत। सेना जो है 24 घंटा जो है बिल्कुल तैनात है। तो आप इस सेना में सूबेदार से रिटायर हुए। अरे क्या बात है। आज मेरी तो यहाँ कहीं न कहीं बड़े भाग्य की बात है कि मैं सारे फौजियों के बीच बैठा हूँ। कहाँ किसी आतंकवादी से कभी आपका सामना हुआ? श्रीनगर में कई बार हुआ था।
मारा एक मारा मारा मतलब जैसे टीम के साथ मारा मारा जाता नहीं गिरा दिया है। तुम्हें? हाँ, गिरा दिया था। तो अभी जरूरत पड़ जाए भारत को फिर से अभी बंदूक हम लोग लेके का- आपको जाना पड़े, बिल्कुल सौभाग्य है हम लोगों का कि हमें मौका मिले वहाँ जाने का, हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों ये हमारे दादाजी बैठे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, फौजी हैं। शुभ नाम सर आपका? भूपेंद्र प्रताप सिंह। भूपेंद्र प्रताप सिंह। एक चीज जानना चाहेंगे कि आप भी सेना में रहे, जी सर। तो जैसे लड़ाई में कहीं प्रतिभाग किया आपने? मैंने लड़ाई कोई हुई ही नहीं। पहली बात तो मैं जब से कभी आतंकवादियों से सामना हाँ हुआ? आतंकवादियों छोटी मोटी होती रहती है वो सब। अभी जरूरत पड़ जाए भारत सरकार को? बिल्कुल रेडी बैठे हैं। अभी भी जो है मेरे हिस्से का जो योगदान होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, ये भारत की खूबसूरती है। और सब जिंदा दिल सेना के जवान हैं हमारे, रिटायर्ड हैं, लेकिन अभी जरूरत पड़ जाए तो भारत माता के लिए लग जाएंगे, बंदूक लेके सीमा पर खड़े मिलेंगे। अभी जो पहलगांव का अटैक हुआ, पहलगांव के अटैक में निर्दोषों को मारा, 26 निर्दोष हमारी हमने खो दिया। ऐसे में उसने कहा कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बताओ। ऐसे में इस कृत्य को कैसा देखते हैं आप? सबसे पहले तो जिसने भी इस षड्यंत्र को रचा है, सलाह दी है, इसके लिए लोगों को तैयार किया है और इसको एग्जीक्यूट किया है, इन लोगों को 26 लोगों को मारने का बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने समस्या को समझे नहीं। एक तो उन्होंने धार्मिक रंग इसको देने की कोशिश की, दूसरा निहत्थे लोगों को मारा, तीसरा उन्हीं के साथ औरत और बच्चे थे उनको छोड़ दिया सेग्रीगेट। और जो जगह उन्होंने चुनी है वो एक इतनी बढ़िया खूबसूरत जगह है कश्मीर की, जहाँ तमाम पर्यटक जाते हैं, देश के, इंटरनेशनल विदेशों से अंतर लोग आते हैं। विदेशों के पर्यटक आते हैं। भारत की छवि खराब भारत करने की की छवि कोशिश। खराब, यही जो भारत की छवि खराब करने के मकसद से इन्होंने षड्यंत्र रचा, ये बहुत गलत काम किया और उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये भी बताओ, अब वही आतंकवादी नहीं, बाकी भी आतंकवादी अब सब उखाड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, अब होना शुरू हो गया। क्या बात है। जाते जाते एक सवाल मैं और करना चाहूँगा कि आपका जो क्रीम समय रहा, जिसे लगता है कि आप गर्वान्वित महसूस करते हैं, भारत माँ की सेवा आपने की। आप सुना है हमने आप लंका में भी थे, क्या कहना चाहेंगे उस आप पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रीलंका में मैं जब गया तो मैंने अपनी पल्टन 4 जाट की कमान देहरादून में थी संभाली, और मैं अपने जवानों को पहले दरबार में बोला कि मैं पीस टाइम नहीं, कोई वॉर टाइम मतलब एक्शन की लड़ाई जगह पे चलना चाहता हूँ, लड़ाई में चलना चाहता चलना। हूँ। और उस समय लड़ाई एक ही चल रही थी श्रीलंका की। तो वॉलंटियर होके मैं गया आर्मी हेडक्वार्टर और अपनी पलटन को वॉलंटियर करके मैं श्रीलंका ले गया, ऑफ फोन में हिस्सा मतलब लिया, लड़ने के लिए? लड़ने के लिए। और क्या वहाँ पे हम लोग बड़ा अच्छा काम किया। कहानी तो बहुत लंबी है। सन 88 से लेके और 90 तक हम लोग वहाँ रहे, जब सीज फायर हो गया। मतलब हाँ 2-2.5 साल। हाँ पूरा रहे और बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ पे हमारे एक्शन हुए, अवार्ड मिले लोगों को, जवानों को। अब उसके बीच में जाए तो फिर तो बहुत लंबा हो जाता है बहुत ही गर्व महसूस करने वाला चीज़। तो साथियों ये अपना कीमती समय कर्नल साहब ने द राष्ट्र 11 के साथ दिया और अपने विचार साझा किए। मैं भी गौरवान्वित हूँ कि कहीं न कहीं सेना के जो हमारी ताकत है उनके साथ बैठने का मौका मिला। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।